हेलो एवरीवन, दिस इज अशफाक अहमद फ्रॉम फायदम एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको नर्वस सिस्टम की एक ब्रीफ जानकारी दिया था। तो टुडे आई विल डिस्कस द नर्वस सिस्टम इन डिटेल। नर्वस सिस्टम का बेसिक काम हमने ये बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना और डिफेंड करना। जैसे मान लीजिए अगर आग के ऊपर हमारा हाथ पड़ जाए और फ़ौरन अगर आग से हाथ हटाएं ना, तो क्या होगा कि अगर हमारे नर्वस सिस्टम काम ना करें तो ये ब्रेन तक अगर ये जानकारी ना आ सके स्टिमुलस की, तो हमारा जो भी पार्ट टच हुआ है आग से वो जल के ख़त्म हो जाएगा। यानी नर्वस सिस्टम का बेसिक काम होता है टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म और डिफेंड करता है। इसका डिफेंस और एग्जिस्टेंस बनाए रखना, ये दो काम होता है। तो अब नर्वस सिस्टम में जो नर्वस सिस्टम क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है कि जो भी चेंजेज आते हैं वो हमारे ब्रेन तक आती है और फिर ब्रेन से वो ऑर्डर आता है कि कैसे काम, मतलब क्या करना है, उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स। और ये रेस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस, यही बेसिक मेन फंक्शन होता है उसका। तो और ये रेस्पॉन्स जितनी भी एक्सटर्नल चेंजेज हैं उनके अगेंस्ट यूनिसेलुलर एनिमल से लेकर के यानी ऑल द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। तो इसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स को कहते हैं इरेटिबिलिटी। नर्वस सिस्टम का दो काम होता है, जो न्यूरॉन होते हैं उनका दो काम होता है, इरेटिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, कि उसको रिसीव करना और रिसीव करके ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को गैदर करना, फिर उसके बाद ब्रेन के अकॉर्डिंग उसको रेस्पॉन्स देना। तो जैसा कि हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, नर्वस सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम? कैन एनीवन? जितने भी चेंजेज आते हैं या जो भी स्टिमुलस किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड होती है या मिलती है, तो वो स्टिमुलस ब्रेन तक कैरी होती है। इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोई उसका एक हेड ऑफिस होता है और वहाँ सारी इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर रिलीज़ किया जाता है। उसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी वो नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है कि जहाँ पे सारे स्टिमुलस या सारी इंफॉर्मेशन यानी द चेंजेज इन एनवायरनमेंट कलेक्ट होती है और फिर वहाँ पर उसकी एनालिसिस होती है, और उस एनालिसिस के बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिफरेंट इफेक्टर आर्गन को अपना ऑर्डर रिले करता है और उसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो होता है। तो और दूसरा तो दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से तमाम नर्व एराइज होती हैं। तो जो नर्व ब्रेन से एराइज होती है उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व, और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व एराइज होती है उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व। तो नर्व फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो इंफॉर्मेशन लाती है और उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इफेक्टर आर्गन तक पहुंचती है, इसको कहते हैं, ये इंक्लूड करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी नर्व फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द नर्व फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम and autonomous nervous system. Somatic nervous system respond to the external stimulus and autonomous nervous system respond to the internal changes or internal environment. हमने जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था
कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए या अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए उसको दो एनवायरनमेंट को बैलेंस करना पड़ता है। एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका, और दूसरा क्या है, उसके बॉडी का अपना एनवायरनमेंट। और इसी मेंटेनेंस ऑफ अंदर के एनवायरनमेंट को भी उसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे अगर आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी क्या होगा कि लैक ऑफ ऑक्सीजन से डेथ हो जाएगी, या जो भी चेंजेज इंटरनल चेंजेज आते हैं उसको रिस्पॉन्ड करता ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है या बैलेंस करता है, और इसी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट को होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो अगर आप से पूछा जाए कि होम्योस्टैसिस क्या है, तो होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कि इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। और इस टर्म को सबसे पहले वाल्टर बी कैनॉन नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में प्रपोज किया था। वाल्टर बी कैनॉन, ए ग्रेट न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, उसने इस टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कि नर्वस सिस्टम का काम, मैंने बताया कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही एनवायरनमेंट के में जो चेंजेज आते हैं उसको ये मेंटेन करता है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में फर्दर हम आपको डिटेल बताएंगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, बट दैट इज द टॉपिक ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो अब सब नर्वस सिस्टम का बेसिक काम क्या है, इरेटिबिलिटी, इरेटिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। इरेटिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, हमने ये आपको बताया कि इवन प्रोटोजोआ से लेकर के जितने भी हाईएस्ट इवन लार्जेस्ट एनिमल तक इस एक्सटर्नल चेंजेस को रिस्पांस देते हैं। यानी जैसे कि प्रोटोजून का मतलब कि द एनिमल दैट बिलोंग्स टू फाइलम प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर या एक सेल का तो बना होता है, मगर वो भी अपने अगेंस्ट जो भी चेंजेज आते हैं उसको ये रिस्पांस देता है, और इस रिस्पांस को कहते हैं इरेटिबिलिटी। यानी रिस्पांस अगेंस्ट द स्टिमुलस इज कॉल्ड इरेटिबिलिटी। अब एक वर्ड आता है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी कि कितना वो एक्साइट होता है, जैसे कि स्टिमुलस का जो थ्रेशोल्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पांस देगा। तो उस डिग्री ऑफ रिस्पांस इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। नर्वस सिस्टम यानी किस स्टिमुलस के अगेंस्ट कितना रिस्पांस शो करता है, यानी डिग्री ऑफ रिस्पांस इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। डिग्री ऑफ रिस्पांस, डिग्री ऑफ रिस्पांस is degree of response is called excitability। अब ये जो स्टिमुलस वो रिसीव करता है दैट मस्ट बी कन्वेड टू ब्रेन, बिकॉज ब्रेन में ही उसकी एनालिसिस होना है और वहीं से इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग आना है जो इफेक्टर आर्गन तक आएगी, और फिर उसके बाद इफेक्टर आर्गन जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस देगा। तो इस कंडक्टिव, इसका बेसिक काम, नर्वस सिस्टम का बेसिक काम क्या होता है, इरेटिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। अब जो स्टिमुलस किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिसीव होती है तो वो कैसे कंडक्ट होती है ब्रेन तक, इसके बारे में हम आपको बताएं। नर्वस सिस्टम का बेसिक काम क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। यानी जो भी स्टिमुलस किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिसीव होता है, जब वो रिसीव करता है तो ये रिसीविंग ऑफ द स्टिमुलस को कहते हैं को कहते हैं इरेटिबिलिटी। और उस इरेटिबिलिटी के आगे, और वो इरेटिबिलिटी या जो भी उसने रिसीव किया है स्टिमुलस को, वो दैट मस्ट बी कन्वेड टू ब्रेन, क्योंकि अगर ब्रेन तक वो कन्वे नहीं होगा या स्पाइनल कॉर्ड तक कन्वे नहीं होगा तो हमने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही सारी इंफॉर्मेशन गैदर्ड होती हैं, और उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसको रिस्पांस देने के लिए ऑर्डर करते हैं। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, यू कैन से दैट मतलब हेड ऑफिस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिस तरह उसी तरह से आपके बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी क्या करता है, ये एक उसको रेगुलेट करता है। द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने बताया आपसे कि दो तरह का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पांस देता है और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ये इंटरनल चेंजेस को रिस्पांस देता है। ये इंटरनल चेंजेस के हमारे बॉडी में तमाम, हमने कहा था किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो स्टिमुलस को रिस्पांस देना पड़ता है, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो इसी और वो इंटरनल एनवायरनमेंट को अगर बैलेंस नहीं होगा जब तक कि तो उसमें अगर कोई भी इंटरनल एनवायरनमेंट जब तक बैलेंस नहीं होगा तो ये उसमें तमाम एबनॉर्मलिटी होंगी। तो इसलिए मेंटेन करता है किसको, सेंट्रल नर्वस मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट, और इसी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट को कहते हैं होम्योस्टैसिस। और ये होम्योस्टैसिस टर्म सबसे पहले वाल्टर ब्यूकैनन ने प्रपोज किया था। अब हमने बताया कि बेसिक अब क्या है कि न्यूरॉन ये एक्साइटेबल टिश्यू है और इरेटिबिलिटी और कंडक्टिविटी इसी न्यूरॉन का काम होता है। ये रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कन्वे करता है। तो कैसे ये न्यूरॉन इस स्टिमुलस को रिसीव करता है और फिर किस तरह वो कन्वे करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ये आपको पढ़ना है। तो इसी जो भी स्टिमुलस रिसीव किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के जरिए, उसका वो कंडक्ट होता है कहाँ तक, ब्रेन तक, दैट मस्ट बी कन्वेड टू द ब्रेन। अब इस कैसे ये न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करता है और फिर कैसे वो वहां तक कन्वे होता है। तो इसी एक वर्ड आता है जैसे इम्पल्स। तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है आपकी, प्रोपैगेशन ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड स्टिमुलस, सॉरी प्रोपैगेशन ऑफ स्टिमुलस is called impulse. प्रोपैगेशन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड, अब स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस एनी एक्सटर्नल चेंज, एनी चेंज जो भी चेंजेज आते हैं उनको स्टिमुलस, और इस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पांस को इरेटिबिलिटी, और वो कैसे कन्वे होता है ब्रेन तक, इसी को कहते हैं इम्पल्स। यानी प्रोपैगेशन ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड इम्पल्स। और न्यूरॉन का मेन काम क्या होता है, स्टिमुलस को कन्वे करना। तो हमने आपको बताया था कि फंक्शनली नर्वस, ये न्यूरॉन तीन तरह के होते हैं। एक तो पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन, और तीसरा होता है मिक्स्ड। तो वो न्यूरॉन जो स्टिमुलस को रिसेप्टर से लेकर के ब्रेन तक जाता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है, उसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। यानी सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, टू कन्वे द स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। एंड द नेक्स्ट इज मोटर। अब जितने भी स्टिमुलस है उनके अगेंस्ट कोई ना, तो उनके अगेंस्ट जो रिस्पांस होगा तो वो ऑर्डर कहाँ से आएगा, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। तो वो न्यूरॉन जो उस स्टिमुलस को या उस ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो इफेक्टर आर्गन तक जो कन्वे करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं, उनको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और आपके बॉडी में मोटर न्यूरॉन का नंबर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सेंसरी न्यूरॉन। यानी मोटर न्यूरॉन का फंक्शन क्या होगा कि कैरीज द स्टिमुलस फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी ब्रेन टू एफेक्टर आर्गन। यानी जो भी ऑर्डर रिलीज करता है या जो भी इंपल्स लाता है वो ब्रेन, ठीक। और मिक्स्ड वो न्यूरॉन या वो फाइबर होते हैं जिसमें मोटर और सेंसरी दोनों होते हैं। ये मोटर न्यूरॉन कैरीज द स्टिमुलस फ्रॉम ब्रेन टू एफेक्टर आर्गन,
आपके बॉडी में, जैसे अब किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिस्पांस दिया जाता है वो आइदर बाई मसल्स और बाई द ग्लैंड, और वो इफेक्टर आर्गन कहलाते हैं। जो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पांस देते हैं उसको क्या इफेक्टर आर्गन कहते हैं, और इस इफेक्टर आर्गन होता है मसल्स एंड ग्लैंड। मसल्स एंड ग्लैंड्स आर द इफेक्टर आर्गन। और मिक्स्ड का मतलब दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ, ब्रेन से स्टिमुलस को लाता भी है और स्टिमुलस को ब्रेन तक ले भी जाता है, इसको कहते हैं सेंस। ये 3 सेंसरी। अब ये मोटर न्यूरॉन जो अभी हमने बताया था कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस साइटान में एक डायग्नोस्टिक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं, ये डायग्नोस्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं निजल ग्रेन्यूल, निजल्स ग्रेन्यूल। इसी को कहते हैं टिग्रोइड बॉडी भी कहते हैं, टिग्रोइड बॉडी। तो ये निजल ग्रेन्यूल्स आर मोर प्रोमिनेंट इन मोटर न्यूरॉन। ये मस्ट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, दिस मस्ट बी नोट डाउन दैट निजल ग्रेन्यूल्स are more prominent in motor neuron. तो न्यूरॉन ही क्या करता है, स्टिमुलस को ले जाता है और स्टिमुलस को उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स को लाता भी है। अब ये तो इसका फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ। अब न्यूरॉन एनाटॉमिकल बेसिस पर 2 तरह के होते हैं, कई क्लासिफिकेशन है। तो एक तो होता है वो न्यूरॉन जिसके चारों तरफ एक एडिशनल कवरिंग पाई जाती है, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। तो अगर किसी न्यूरॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ पाई जाती है तो दैट उसको कहते हैं माइलिनेटेड। और अगर किसी भी न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों तरफ कोई माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है तो उसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड या नॉन मेडुलेटेड। तो जो ये माइलिन शीथ होती है ये प्रोटीन लिपिड प्रोटीन रिच एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये माइलिन दिस माइलिन शीथ इज रिच इन लिपिड एंड प्रोटीन। और हमने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि दिस माइलिन शीथ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय द ऑलिगोडेंड्रोसाइट, हाउएवर इन पेरिफेरल न्यूरॉन इट इज फॉर्म बाय द स्वान सेल। तो ये माइलिन शीथ क्या एक एडिशनल, और ये माइलिन शीथ लिपिड और रिच, इसमें मैक्सिमम पार्ट लिपिड का होता है। और ये माइलिन शीथ इसका ह्यूमन बीइंग में इसका फॉर्मेशन 4th मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ में शुरू होता है, बट इट कंटिन्यूज आफ्टर बर्थ, आई थिंक 3 to 4 ईयर तक। माइलिन शीथ का फॉर्मेशन 4th ईयर ऑफ लाइफ, 4th मंथ ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ में बनता है। इसका बनना शुरू होता है माइलिनेशन का, और उसके बाद ये कंटिन्यू रहता है इवन आफ्टर बर्थ। ये 3 से 4 तक इसका फॉर्मेशन होता है, कंटिन्यू रहता है माइलिन शीथ का। और इस माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में थायरॉक्सिन हार्मोन का एक प्रोमिनेंट रोल होता है। अगर थायरॉक्सिन की कमी होती है तो इस माइलिनेशन का फॉर्मेशन स्लो हो जाता है। और इस माइलिन शीथ का बेसिक काम होता है, इंसुलेटर का काम करता, आयन एक्सचेंज को ये चेक करता है। मगर ये माइलिन शीथ जो न्यूरॉन के चारों तरफ पाई जाती है लिपिड प्रोटीन रिच, वो कंटिन्यू ना हो करके बट इट इंटरप्टेड एट सर्टेन इंटरवल। इट इज नॉट continuous level, it break at certain interval, and this interval is designated as node of Ranvier. फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट का नाम है रैनवियर। अब जिस न्यूरॉन के चारों तरफ अगर माइलिन शीथ नहीं होगी तो उसको कहेंगे नॉन माइलिनेटेड। अब ये कैसे कन्वे करता है स्टिमुलस को, उस मैकेनिज्म को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
and your kind attention is requested. And now I will discuss the conveyance of ये कैसे स्टिमुलस कैरी होती है, वहाँ से रिसेप्टर से लेकर के ब्रेन तक या ब्रेन से इफेक्टर आर्गन तक कैसे आता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर है और योर काइंड अटेंशन इज रिक्वेस्टेड हियर। तो इस पहला पॉइंट तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे स्टिमुलस ये कैसे कर, तो ये इस पहली चीज स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस का मतलब मैंने बताया कि एक्सटर्नल चेंज। अब ये कैसे स्टिमुलस कन्वे होता है इसको आप देखिए, इसकी मैकेनिज्म। तो एक इम्पल्स हमने बताया कि ये स्टिमुलस फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर आर्गन, कैसे ये इम्पल्स का मतलब, अब पहला पॉइंट ये है कि इम्पल्स के बारे में हम दो चार चीजें आपको पहले डिस्कस कर दें कि इम्पल्स बेसिकली क्या है। मैंने ये कहा कि प्रोपैगेशन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड इम्पल्स। प्रोपैगेशन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड, यानी रिसेप्टर से ब्रेन तक ये कैसे जाती है इसी कहते हैं, यानी हाउ द स्टिमुलस इज कैरीड टू द ब्रेन, इट इज कॉल्ड इम्पल्स। अब इम्पल्स के बारे में पहली चीज तो ये है कि ये इम्पल्स के बाद मतलब ये जो इम्पल्स है इसका मतलब तो मैंने बता दिया कि द प्रोपैगेशन ऑफ द स्टिमुलस एंड हाउ इट इज प्रोपैगेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये नोट कीजिएगा कि ये स्टिमुलस जो होता है, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि स्टिमुलस यूनिडायरेक्शनल होता है फ्रॉम साइटॉन टू एक्सॉन। और पहली पॉइंट ये है इम्पल्स के बारे में कि इम्पल्स, जो भी इम्पल्स है या स्टिमुलस, ये नॉन डेक्रीमेंटल होती है। स्टिमुलस इज नॉन डेक्रीमेंटल। नॉन डेक्रीमेंटल का कि इसके पोटेंशियल में या इसके थ्रेशोल्ड में कोई भी कमी नहीं आती है। जिस स्टिमुलस, जितना स्टिमुलस या जो भी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है वो पूरे न्यूरॉन में कन्वे होता है। इसके ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं आगे जाने पर कोई कमी हो जाए इसकी या इसके थ्रेशोल्ड में कोई कमी हो। तो जिस स्टिमुलस जिस थ्रेशोल्ड से या जिस पोटेंशियल से स्टार्ट होता है वो उसी पूरे न्यूरॉन में या एंड तक, इनहिबिशन तक, ये उसी थ्रेशोल्ड से कन्वे होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये पहला हो गया कि नॉन डेक्रीमेंटल है, और दूसरा पॉइंट ये है कि स्टिमुलस यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल ये क्या होता है कि हमने बताया था जैसे आपको कि ये साइटॉन से एक्सॉन की तरफ है, इसका साइटॉन रिसीव करता है और वो एक्सॉन की तरफ ये कन्वे करता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है ये साइटॉन से एक्सॉन की तरफ। अब ये इसका मतलब कि एक्सॉन से दूर जाता है और एक्सॉन की तरफ लाया जाता है, एक्सॉन उससे ये साइटॉन की तरफ। तो ये जो प्रोपैगेशन ऑफ स्टिमुलस है ये यूनिडायरेक्शनल होता है और ये अवे फ्रॉम साइटॉन होता है, ठीक, इसका डायरेक्शन यानी यूनिडायरेक्शनल। और ये साइटॉन से एक्सॉन की तरफ, यानी ये क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल। और इंफॉर्मेशन जो आती है वो साइटॉन की तरफ, साइटॉन से एक्सॉन की तरफ जाती है। तो इसका मतलब कि साइटॉन की तरफ इसका जो डायरेक्शन होता है वो सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल। तो अवे फ्रॉम साइटॉन इज सेंट्रीफ्यूगल और टुवर्ड्स द साइटॉन द इंफॉर्मेशन दैट इज ब्रॉट टू द साइटॉन, ये सेंट्रीपिटल है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ये डायरेक्शन ह्यूमन बीइंग में मोस्टली इसकी वेलोसिटी, चूंकि ये इसमें एक डायरेक्शन फिक्स है इसलिए इसको वेलोसिटी कहेंगे, और इस वेलोसिटी इसमें
इसकी वेलोसिटी ह्यूमन बीइंग में नियरली 100 to 120 मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी वेलोसिटी क्या होती है? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन बेटा फिक्स है, इसलिए इसको स्पीड ना कह करके वेलोसिटी कहेंगे। और इसकी वेलोसिटी मोस्टली इन ह्यूमन बीइंग में या मैमल में इसकी वेलोसिटी 100 to 120 मीटर पर सेकेंड है। और ये वेलोसिटी या ये इम्पल्स की स्पीड या वेलोसिटी ये माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दो तरह के न्यूरॉन पाए जाते हैं, हमने कहा था। तो इसमें माइलिनेशन में इसकी वेलोसिटी फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड होती है। अब माइलिनेटेड में या मेड्यूलेटेड न्यूरॉन में इसकी वेलोसिटी क्यों इतनी ज़्यादा होती है? नियरली 20 टाइम मोर देन नॉन माइलिनेटेड। इसकी वेलोसिटी ह्यूमन बीइंग में माइलिनेटेड में नियरली 20 टाइम मोर देन नॉन माइलिनेटेड होती है। अब नॉन माइलिनेटेड में इसकी स्पीड क्या होगी? इसका मतलब इसका 1/4 उसका 1/5 पार्ट होगा, यानी स्लोअर होती है। मगर माइलिनेटेड में क्यों ये वेलोसिटी इतनी फास्ट होती है या इतनी तेज ज़्यादा होती है? इसका रीज़न क्या है? तो ये जो माइलिन शीथ है ये तो बेसिकली एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, मगर इसमें जो स्टिमुलस, अब ये जो स्टिमुलस कन्वे होता है या इम्पल्स प्रोपैगेट होती है वो बाय द एंट्री ऑफ द सोडियम आयन, अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये सोडियम यानी आयन एक्सचेंज से ये इम्पल्स प्रोपैगेट करती है। तो ये जो माइलिन शीथ के बीच में न्यूरॉन होते, जो गैप होते, हमने कहा था अभी आपको कि नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर, ये नोड ऑफ रैनवियर क्या होते हैं? तो अब इस न्यूरॉन के इसमें क्या होता है? इसमें जो लिक्विड भरा होता है या जो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म होता है उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। और इस एक्सोप्लाज्म में सोडियम, पोटेशियम, इस एक्सोप्लाज्म में सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं। इसके बाहर जो सब्सटेंस होगा उसको आप जानते हैं ECF कहते हैं। यानी ये जो प्रोपैगेशन ऑफ स्टिमुलस होता है वो ड्यू टू पोटेंशियल चेंज, एंड दिस पोटेंशियल चेंज ब्रॉट बाय द एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो अब इसमें ये क्यों अब बाहर भी इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है। तो अब जब दोनों की तरफ, यहाँ पे बस फर्क ये होता है कि सोडियम का नंबर ज़्यादा होता है और यहाँ पे पोटेशियम एक्सेस होता है और इस बाहर की तरफ सोडियम का एक्सेस होता है। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या ECF में क्या होगा? सोडियम ज़्यादा होगा। और ICF में, ICF का मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसमें क्या होगा कि आपका पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब ये क्यों इतना फास्ट, मतलब ये नियरली 20 टाइम्स मोर देन नॉन माइलिनेटेड होता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि ये जो बेसिकली अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कि सोडियम, ये जो ना स्टिमुल या इम्पल्स का प्रोपैगेशन स्टार्ट होता है, यानी स्टिमुलस इज स्टार्टेड बाय द एंट्री ऑफ द सोडियम आयन। अभी इसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस मैकेनिज्म को। तो ये सोडियम आयन यहाँ पर ग्रेटली कंसंट्रेटेड होते हैं। नोड ऑफ रैनवियर पे सोडियम का कंसंट्रेशन 1000 मतलब बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू। और ये जो स्टिमुलस है और ये सोडियम का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होता है। अब इससे क्या होता है कि इसमें स्टिमुलस एक न्यूरॉन से, एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर तक जंपिंग करता हुआ चलता है। और इसी जंपिंग ऑफ द स्टिमुलस को फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन यानी माइलिनेटेड में जो कंडक्शन होता है वो साल्टेटरी होता है। और इस साल्टेटरी कंडक्शन को सबसे पहले हेनरी डेल ने नाम दिया था कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब जंपिंग ऑफ द स्टिमुलस फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू एन अदर। बट इन नॉन माइलिनेटेड क्या होता है? ये जंपिंग नहीं होती। एक तो माइलिन शीथ उसको प्रोटेक्ट भी करता है, ये इंसुलेटर है। ह्यूमन बीइंग में एक बीमारी होती है
मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि माइलिन शीट का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता, और जब माइलिन शीट का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो नर्व क्या होती है, कमज़ोर होती है। और ये बीमारी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और ये मोस्टली इसका मैनिफेस्टेशन अपीयर होता है जस्ट इन द यूथ पीरियड। और इसमें मसल्स का नर्व बिल्कुल कम पेशेंट वीकनेस फील करता है, ट्रिमर इन द न्यूरॉन एंड ट्रिमर इन द मसल्स, ट्रिमर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, देयर इज पैची, ये पूरा माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होता। माइलिन शीट के फॉर्मेशन की, माइलिन शीट का फॉर्मेशन इम्प्रॉपर होता है, या ये माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर मोस्टली क्या होती है, ये चूंकि ऑटो इम्यून डिजीज है तो इससे साफ साफ क्लियर है कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते होंगे, और ये माइलिन शीट क्या होता है, उसमें तमाम ये माइलिन शीट का मतलब माइलिन शीट नहीं होती है, तो उसको कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये बीमारी अपीयर होती है जस्ट इन द यूथ पीरियड, और इसमें पेशेंट कंप्लेन फील करता है, एक्सपीरियंसेस द वीकनेस ऑफ मसल्स, वीकनेस ऑफ एनी डिस्टर्बेंस या डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, इस तरह से। क्योंकि नर्व जब कमज़ोर होंगे तो बॉडी के सारे फंक्शन कमज़ोर होंगे। तो ये अच्छा थर्ड पॉइंट तो ये कि वेलोसिटी ऑफ, अब ये जो वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल के कंपैरेटिवली वार्म ब्लडेड में ये काफ़ी फास्ट होती है। यानी जैसे कि आपने पढ़ा होगा कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब ऐसे एनिमल जिनके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, कांस्टेंट नहीं होता। ह्यूमन बीइंग या मैमल और बर्ड्स ये क्या है, वार्म ब्लडेड। तो ये कंडक्शन जो होता है या रेट या इम्पल्स का कंडक्शन मोर फास्टर इन द वार्म ब्लडेड न्यूरॉन होता है। एनिमल ऑफ द वार्म ब्लडेड, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं जैसे बर्ड्स और मैमल, इनमें ये स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और इन कंपैरिजन टू कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यानी अगर कोई मान लीजिए कि 4 न्यूरॉन, मतलब एक बर्ड्स का न्यूरॉन है, बर्ड्स न्यूरॉन, उसके अलावा आपके कोल्ड ब्लडेड हैं फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन। तो फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल ये कोल्ड ब्लडेड हैं, और बर्ड्स क्या है, वार्म ब्लडेड हैं। तो इसका मतलब कि इसमें चारों में फास्टेस्ट किसका होगा, क्योंकि मैंने ये बताया कि ये फिश यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल के न्यूरॉन में ये इसमें ट्रांसमिशन की वेलोसिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू वार्म ब्लडेड। नेक्स्ट पॉइंट कि ये एंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ये पूरा प्रोसेस ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। अब ये हमने कहा कि एंटायर प्रोसेस ऑफ इम्पल्स या प्रोपेगेशन ऑफ इम्पल्स ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। हमने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग में लगभग 10 टू द पावर 11 यानी 100 बिलियन न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो ये न्यूरॉन जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मगर ये कनेक्शन जो होता है वो 2 तरह का होता है, और इस जंक्शन ऑफ द न्यूरॉन को कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस टर्म को सबसे पहले दिया था चार्ल्स शेरिंगटन ने। और ये जो सिनेप्सिस होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। सिनेप्सिस का मतलब क्या है, जंक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 न्यूरॉन। अब ये कैसे ये जंक्शन बनता है, ये जंक्शन या सिनेप्सिस 2 तरह की होती है। एक तो होता है एक तो केमिकल सिनेप्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो केमिकल, जैसा कि हमने बताया कि एक न्यूरॉन दूसरे से क्या होता है जब कनेक्टेड होता है तो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है। यहाँ पर केमिकल सिनेप्स में ये न्यूरॉन जो होता है वो कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि उस 2 न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, और इस गैप को कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट
और एंड ऑफ द न्यूरॉन, मैंने कहा था आपसे कि ये स्प्लिट कि एक्सान अपने टर्मिनल एंड पर स्प्लिट होकर हो जाता है और उस टर्मिनल वो स्प्लिटिंग पार्ट ये कहलाते हैं टीलोडेंड्रिया। और ये टीलोडेंड्रिया का जो टर्मिनल होता है वो लिटिल सॉलन होता है और इसके एंड पे तमाम केमिकल से भरी हुई तमाम वेजाइकिल पाई जाती हैं जिनको सिनेप्टिक वेजाइकिल कहते हैं। सिनेप्टिक वेजाइकिल क्या कहलाते हैं इसको? सिनेप्टिक वेजाइकिल। और इस सिनेप्टिक वेजाइकिल में तमाम ये मतलब ये केमिकल से भरी होती हैं और उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये केमिकल जो सिनेप्टिक वेजाइकिल के अंदर भरा होता है इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो सिनेप्टिक वेजाइकिल होती हैं ये ऐसा नहीं है कि इस सिनेप्टिक नॉब में इरेगुलरली स्कैटर्ड होती हैं, ये एक दूसरे से सिनेप्सिन ये लिंक्ड होती हैं तमाम। ये जो सिनेप्टिक वेजाइकिल है जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है ये इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं सिनेप्टिक नॉब पे, बल्कि लिंक्ड होती हैं बाय ये प्रोटीन जिसको कहते हैं सिनेप्सिन। ठीक, तो जब भी ये स्टिमुलस जैसे जब टर्मिनल एंड पर पहुंचता है तो उसके एक न्यूरॉन में ये स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल होता है, मगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये चूंकि केमिकल के ये सिनेप्टिक वेजाइकिल रप्चर होती हैं जब यहाँ पर जब स्टिमुलस पहुँचता है, अभी वो मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सिनेप्टिक वेजाइकिल रप्चर होती हैं और उससे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है और वो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्टिमुलस को ले जाता है। तो इसका मतलब कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में ये क्या होता है केमिकल होता है और एक न्यूरॉन में ये इलेक्ट्रिकल होता है। इसलिए क्या ये एंटायर प्रोसेस ऑफ इम्पल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, मैंने अभी पहले बताया आपको। तो वो न्यूरॉन जिसमें टर्मिनल एंड पर तमाम वेजाइकिल भरी होती है, वेजाइकिल पाई जाती है इसके, और इसको कहते हैं तो ये क्या होता है केमिकल सिनेप्स, कि जिसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन बाय द रिलीज ऑफ द सर्टेन केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो कहलाता है उसको ये प्रोसेस केमिकल होता है। तो एक न्यूरॉन में तो ये इलेक्ट्रिकल हो गया, बट एक न्यूरॉन यानी बिटवीन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट इट इज केमिकल। तो ये पूरा प्रोसेस इंपल्स का क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल होगा। आपके बॉडी में कुछ अच्छा ये दूसरा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है कि इसमें ये जनरली मोस्टली क्या होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से एक गैप जंक्शन के जरिए जुड़े होते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से, इसमें भी क्या होता है एक न्यूरॉन एक प्रोटीन एक गैप जंक्शन जिसको कहते हैं, और मोस्टली ये नेक्सिन प्रोटीन का बना होता है, इसमें ये अटैच होता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली अटैच है और इसमें पूरा ट्रांसमिशन क्या होगा? इलेक्ट्रिकल होगा। और ऐसे सिनेप्स को कहते हैं इलेक्ट्रिकल। तो आपके ब्रेन के सम पार्ट में ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है इसका नंबर कम होता है, मगर आपके बॉडी में इन ह्यूमन बॉडी में मोस्ट ऑफ द सिनेप्स तो इलेक्ट्रोकेमिकल होते हैं, बट फ्यू इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आल्सो अकर्स। अब ये हमने कहा कि टर्मिनल एंड पर ये सॉलिन होता है। तो एक तो ये हो गया कि प्रोपैगेशन ऑफ स्टिमुलस इज इलेक्ट्रोकेमिकल, और दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो आपके बॉडी के मोस्ट ऑफ द सिनेप्स क्या होते हैं? वो मोस्ट ऑफ द केमिकल मतलब मोस्ट ऑफ द सिनेप्सेस क्या होते हैं? केमिकल सिनेप्स होते हैं। और केमिकल सिनेप्स क्यों? क्योंकि टर्मिनल एंड पर, और ये जो टर्मिनल एंड होता है इसको सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, सिनेप्टिक नॉब। और इस सिनेप्टिक नॉब में हमने बताया कि केमिकल से भरी हुई तमाम वेजाइकिल होती हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। दैट इज ओनली हमने आपको अर्ली फेज में ही बताया था कि न्यूरॉन बेसिकली क्या है? एक सेक्रेटरी सेल है। अपने टर्मिनल एंड पर ये कोई केमिकल सीक्रेट करता है और उसके बाद तो नेक्स्ट न्यूरॉन में ये ट्रांसमिशन होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी न्यूरॉन हैं वो बेसिकली वो सेक्रेटरी हैं। इसका पता सबसे पहले जॉन ऑटो लीवी ने पता लगाया था। तो इसमें ये हर न्यूरॉन अपने टर्मिनल एंड पर कुछ न कुछ केमिकल रिलीज करता है। तो सबसे पहले इसका पता डॉक्टर जॉन ऑटो लीवी ने लगाया था फ्रॉग की 10th क्रेनियल नर्व पे। उन्होंने देखा कि फ्रॉग की क्रेनियल नर्व, जो 10th क्रेनियल नर्व है, उसको वेगस नर्व जिसको कहते हैं द 10th क्रेनियल नर्व, तो उस 10th क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेट करने पर उस पर हार्ट रेट तेज हो जाती है। और तो उन्होंने ये उसका पता लगाया कि हर टर्मिनल, यानी जितने भी न्यूरॉन हैं वो अपने टर्मिनल एंड पर कोई केमिकल सिक्रीट करते हैं। और इसको सबसे पहले जो सब्सटेंस उन्होंने जब इस पर ये फ्रॉग के वेगस नर्व पर फ्रॉग की वेगस नर्व में उन्होंने डिस्कवर्ड किया था, और इस जॉन ऑटो लीवी ने उसका नाम रखा था वेगस टॉफ। इन्होंने इसको जो बाद में लेटर ऑन पता चला कि जिसको इन्होंने वेगस टॉफ कहा था वो एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर था। तो अब ये उसके बाद फर्दर हेनरी डेल ने ये पता लगाया कि सभी न्यूरॉन से सिक्रीशन तो होता है, मगर एक न्यूरॉन एक स्पेसिफिक सब्सटेंस का ही सिक्रीशन करता है। अभी कुछ साइंटिस्ट अमेरिका के ये कह रहे हैं कि सम न्यूरॉन में सिक्रीट मोर देन वन न्यूरॉन, मगर अभी ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है और रिसर्चेज आर गोइंग ऑन। अब देखिए क्या फाइंडिंग आती है। जैसे कि कुछ अभी पिछले जर्नल में ये पब्लिश हुआ था कि कुछ न्यूरॉन मोर देन वन सीक्रेट। तो बेसिकली कुछ न्यूरॉन ऐसे, तो एक तो न्यूरोट्रांसमीटर होता है और दूसरा होता है न्यूरो मॉड्यूलेटर, कि इस एक्टिविटी को, इसके एक्शन को द सब्सटेंस दैट मॉड्यूलेट द neurotransmitter is called neuromodulator, and till today nearly 50 type of neurotransmitter has been discovered. अब neurotransmitter, तो till today nearly 50 types of neurotransmitter has been discovered, वो है एसिटिल कोलिन, नॉरएड्रेनालिन, इसी को आप कहते हैं नॉरएपिन। चलिए, एड्रेनालिन दूसरा होता है नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन। इस नॉरएड्रेनालिन को यूएसए में और यूके में कहा जाता है नॉरएपिनेफ्रिन। ऐसा नहीं है कि कोई अलग नॉरएपिनेफ्रिन या इपिनेफ्रिन या ये एड्रेनालिन को इपिनेफ्रिन कहते हैं और नॉरएड्रेनालिन को नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन। तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी सब्सटेंस को कहीं एक जगह किसी एक नाम से जानते हैं और दूसरी जगह कहीं दूसरे नाम से जानते हैं, तो द सेम इज हियर। ऐसा नहीं है कि नॉरएपिनेफ्रिन या इंडिया में इसको नॉरएड्रेनालिन कहते हैं। यू मस्ट नोट डाउन दैट इंडिया में इसको नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक, और एड्रेनालिन को इपिनेफ्रिन कहते हैं, मगर वो ये यूएसए में और यूके में इसको इपिनेफ्रिन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं या इसका एक अलग से नाम है, इसका एड्रेनालिन का इपिने, ये सिर्फ ये बात नॉरएपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन, ये टर्म सिर्फ यूएसए और यूके में यूज किए जाते हैं। है तो वही सब्सटेंस नॉरएड्रेनालिन। और उसके बाद नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर में डोपामीन, सीरोटोनिन, ग्लूटामेट। और ब्रेन में तो मैक्सिमम यही होता है। ग्लूटामेट मेन ट्रांसमीटर ऑफ द ब्रेन होता है, ग्लूटामेट। उसके बाद आप जानते हैं कि जो हार्मोन वैसोप्रेसिन है और ऑक्सीटोसिन, इट आल्सो सर्व एज ए
न्यूरोट्रांसमीटर। तो इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर में अभी मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें ऑक्सीटोसिन भी आएगा, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। जस्ट फॉर यू काइंड नोटिस कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक क्वाइन या एनर्जी क्वाइन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। दिस इज फॉर जस्ट योर काइंड नोटिस कि एटीपी आल्सो बिहेव एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट, उसके बाद ग्लाइसिन, टॉरिन, गाबा, gamma aminobutyric acid, and so many neurotransmitter has been discovered till now. Most of the hormone also behave like a neurotransmitter and neuromodulator. ATP भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर, हमने आपसे ये कहा कि हेनरी डेल ने ये बताया कि एक न्यूरॉन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। तो अभी हमने ये भी बताया आपको कि इस मतलब मैमेलियन में एक ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में एंटर होता है बाय द केमिकल, और उस केमिकल को कहते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर। तो दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा है, ग्लाइसिन है, टॉरिन है, सीरोटोनिन है, और हिस्टामिन है। नेक्स्ट हिस्टामिन, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं। सो मेनी। तो अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है इसको आप पढ़ते हैं। चलिए, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर टू टाइप्स के होते हैं। एक तो एक्साइटेटरी होते हैं और दूसरा होता है इनहिबिटरी। न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटरी, बस सिर्फ आपके बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा है जो एक्साइटेटरी भी होता है और इनहिबिटरी होता है, वो ग्लाइसिन। ग्लाइसिन नॉर्मली आपको तमाम इस बुक्स में 12th लेवल की बुक्स में मिलेगा कि न्यूरोट्रांसमिट ये एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, मगर ग्लाइसिन के बारे में अक्सर बुक्स में डिस्क्रिप्शन मिलता है कि ये ग्लाइसिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। बट जस्ट फॉर योर काइंड नोटिस की लेटेस्ट रिसर्चेज रिवील दैट इट बिहेव लाइक ए इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी आल्सो। excitatory and inhibitory also। ठीक, अब ये कैसे एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी का काम करते हैं ये आपको, ये जंक्शन होता है कैसा, दो न्यूरॉन के बीच का, इसको क्या कहेंगे, केमिकल जंक्शन। ठीक, इसको केमिकल जंक्शन क्यों कहते हैं कि इससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कंडक्शन बाय द रिलीज ऑफ द केमिकल होता है। तो अब इस एक्सॉन को मैंने यहां पर मैं एलोबरेट कर रहा हूं। सपोज दैट दिस वन इज एक्सॉन। तो एक्सॉन हमने जैसा कि पहले ही बताया कि एक्साइटेटरी है। ये जो न्यूरॉन होते हैं ये क्या होते हैं, एक्साइटेबल टिश्यू होते हैं, और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, इरेटिबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। तो अब ये एक्सॉन के चारों तरफ मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्सोलेम्मा, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। तो ये इस नॉर्मल, और इधर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, अंदर आईसीएफ होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जब ये एक्सॉन या ये न्यूरॉन नर्व सेंसेशन कंडक्ट नहीं करता है तो इसके इनर सरफेस पर मोस्टली निगेटिव चार्ज होता है और ऊपर की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस न्यूरॉन में सर्टेन पोर्स होते हैं, ठीक, जिसको चैनल्स कहते हैं। अब ये न्यूरॉन जो होता है इसमें तीन तरह के चैनल पाए जाते हैं, या तीन तरह के 3 टाइप्स ऑफ चैनल।
3 टाइप्स ऑफ चैनल। एक तो होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, और दूसरा होता है लिगैंड्स गेटेड, एंड थर्ड होता है एटीपी डिपेंडेंट या सोडियम पोटेशियम। थर्ड होता है आई एम सॉरी, यू मस्ट नोट डाउन, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो इसमें नॉर्मल कंडीशन में जब ये कोई भी स्टिमुलस कन्वे नहीं करता तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में जब स्टिमुलस को कन्वे नहीं करता है तो इस कंडीशन को कहते हैं पोलराइज्ड स्टेज, क्योंकि पोलैरिटी डेवलप है, पॉजिटिव और निगेटिव, पोलराइज्ड स्टेज। ठीक, अब इस नॉर्मल कंडीशन में यानी पोलराइज्ड स्टेज में इसमें एटीपी पंप का एक्टिव होते हैं, एटीपी पंप, और ये एटीपी पंप टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म होते हैं, और ये अपनी एक एक्टिविटी में 3 सोडियम आयन को बाहर करता है और 2 पोटेशियम आयन को एंटर करता है। यानी नॉर्मल स्टेज में जो एक्सचेंज ऑफ आयन होता है उसके लिए सोनली रिस्पॉन्सिबल है एटीपी यानी सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, और ये सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो एनर्जी रिक्वायरिंग है। इसका मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में जो एक्सचेंज ऑफ आयन है वो क्या है, एनर्जी रिक्वायरिंग है। और इसमें तो अब आप ये कहेंगे कि सर दोनों ही मोनोवैलेंट पॉजिटिव हैं, सोडियम पर भी एक यानी पोटेशियम और सोडियम दोनों पर क्या है कि वो मोनोवैलेंट पॉजिटिव हैं, तो क्यों 2 सोडियम और यानी 3 सोडियम और 2 पोटेशियम को ये एक्सचेंज करता है? ये एक सवाल आएगा ना कि आखिर जब दोनों ही मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि 3 सोडियम और 2 पोटेशियम एक्सचेंज होते हैं? इसका बेसिक रीजन बेटा ये है कि उसमें क्या जो ये सोडियम पोटेशियम पंप है ये एक एंजाइम है, और इसके एंजाइम पर 3 यानी दोनों के ऊपर 3 साइट जो होती है, 3 पोटेशियम की साइट होती है और 3 सोडियम और 3 पोटेशियम की साइट होती है, मगर एक पोटेशियम आयन जो होता है वो परमानेंटली बाइंड होता है और इसके मोमेंट में ये रिलीज नहीं होता। 3 सोडियम और 2 पोटेशियम ये नॉर्मल, जब वो पोलराइज्ड कंडीशन में, नॉर्मल वाइल इट इज नॉट कंडक्टिंग द इंपल्स, तो सोडियम पोटेशियम की एक एक्टिविटी में 2 सोडियम 3 सोडियम आयन बाहर आते हैं और 2 पोटेशियम आयन एंटर होता है। अब ऐसा क्यों है? इसका रीजन है कि एक पोटेशियम साइट वो परमानेंटली बंधी होती है, वो अपना रिलीज नहीं करती। तो इसका मतलब कि, और इसमें चूंकि एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो पोलराइज स्टेज में इसका जो एक्सचेंज होगा वो कैसा होगा, एक एनर्जी रिक्वायरिंग होगा और ये एक्टिव प्रोसेस होगा। तो ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज कह लीजिए आप, रेस्टिंग, इसको रेस्टिंग पोटेंशियल का, ये जो पोटेंशियल डिफरेंट पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से डेवलप होता है, इसको बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं बल्कि इसको कहते हैं रेस्टिंग, बाकी दूसरे सेल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी दूसरे सेल के लिए इसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मगर नर्व सेल और मसल्स के लिए इसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि इस पोटेंशियल डिफरेंस पर वो रेस्टिंग स्टेज में होता है इसलिए। और वैसे तो बाकी जितने भी सेल हैं उनके मेम्ब्रेन के चारों तरफ कुछ न पोटेंशियल पाया जाता है, तो मगर इसमें रेस्टिंग स्टेज में इसका मतलब जो एक्सचेंज होता है सोडियम और पोटेशियम का वो एक्टिव होता है, रेस्टिंग स्टेज में एक्टिव। ठीक, और इसमें ठीक, उसके बाद हमने कहा दूसरा लिगैंड गेटेड होते हैं, तो ये हमने ये बताया कि टर्मिनल एंड पर, ठीक, एक न्यूरॉन ये है, दूसरा ये है बेटा। तो टर्मिनल एंड पर हमने कहा कि इसको ये जो स्ट्रक्चर होता है सिनेप्टिक नॉब, और इसमें वेजाइकल, और हमने कहा कि ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं बेटा वो साइटोसॉल में बनते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि न्यूरो ट्रांसमीटर
न्यूरोट्रांसमीटर, ये बेटा सिंथेसाइज्ड इन neurotransmitters synthesized in साइटोसोल। और साइटोसोल में ये बनने के बाद आफ्टर हैविंग सिंथेसाइज इट्स कम्स इनटू द वेसिकल बाय द सर्टेन प्रोटीन। कुछ प्रोटीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि चैपरान प्रोटीन की प्रोटीन की सिंथेसिस तो होती है, मगर वो रेस्पेक्ट साइट पर वो चैपरान प्रोटीन उसको ले जाते हैं। उसी तरह से सम प्रोटीन आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये रेस्टिंग स्टेज में इसकी कंडीशन क्या होती है कि 2 पोटेशियम और 3 सोडियम बाहर आते हैं। अब उसके बाद जब भी इसको हम स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, और हमने कहा कि इसके अलावा इसमें सोडियम, तो नॉर्मली रेस्टिंग स्टेज में सोडियम गेट ज़्यादा खुले होते हैं और पोटेशियम सोडियम, जब रेस्टिंग स्टेज में सोडियम गेट का मतलब रेयरली ओपन होते हैं, पोटेशियम ओपन होता है। तो नॉर्मल स्टेज में क्या होता है कि पोटेशियम इनसाइड होता है और सोडियम बाहर आता है। सोडियम एंटर, नॉर्मल स्टेज में यानी रेस्टिंग स्टेज में सोडियम एंटर होता है और उसके ये पोटेशियम एंटर होता है और सोडियम बाहर आता है। और ये क्या है, एनर्जी रिक्वायर, यानी ये एक्टिव प्रोसेस है। मगर जब इसको हम स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो जब हर स्टिमुलस पर ये एक्साइट नहीं होता है, एक मिनिमम पोटेंशियल चेंज चाहिए, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पर ये सोडियम गेट्स, मोर ऑफ द सोडियम गेट खुल जाते हैं। जब भी इसको स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड या सर्टेन पोटेंशियल चेंज पर ये जो सोडियम गेट खुलने लगते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैंने क्या हुआ कि इतना स्टिमुलस, उसको जो स्टिमुलस का थ्रेशोल्ड मान लीजिए 20 है, तो 20 मिलीवोल्ट हमने जब प्रोवाइड किया, ये जो न्यूरॉन होता है वो केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सारे स्टिमुलस को रिसीव करता है, मगर कन्वे करता है ये इलेक्ट्रिक के फॉर्म में। यानी जो इसका कंडक्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, मगर न्यूरॉन क्या करता है, मैकेनिकल, केमिकल सारे स्टिमुलस को रिसीव करता है। तो वो मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ स्टिमुलस जो इसके सोडियम गेट को खोल दे उसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब इस थ्रेशोल्ड सारे, जैसे मान लीजिए कि इसका, तो ये हमने कहा कि डिफरेंस की वजह से अंदर की तरफ -70 मिलीवोल्ट डेवलप होता है और अंदर बाहर होता है +70 वोल्ट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे सोडियम भी, यहाँ सोडियम पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन तो सेम है, मगर ये कि थोड़ा सा एक लिटिल डिफरेंस है कंस्टिट्यूएंट का, अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होता है, बाहर सोडियम होता है, दोनों ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो मगर फिर भी इसमें क्या है, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं फिर भी अंदर क्यों इसके निगेटिव चार्ज होता है? तो इसका रीज़न ये है कि रेस्टिंग, इसमें क्या होता है कि इसके एक्सोप्लाज्म में सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन होती है और वो ग्लाइकोप्रोटीन निगेटिवली चार्ज होती है, और वो चूंकि उसकी साइज बड़ी होती है, बिकॉज ऑफ बीइंग लार्जर इन साइज इट कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये जो रेस्टिंग स्टेज में निगेटिव पोटेंशियल होता है वो ड्यू टू ग्लाइकोप्रोटीन। समझ गए बात? ये निगेटिव जो चेंज होता है बेटा, ये जो निगेटिव चार्ज नॉर्मल स्टेज में इसमें होता है वो ड्यू टू ग्लाइकोप्रोटीन, और जो कि ग्लाइकोप्रोटीन लार्जर इन साइज है, ये क्या होता है कि बाहर नहीं आ सकता। अब जब हम इसको एक मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो इसका में क्या होता है, इसके सोडियम गेट खुलते हैं, और जैसे ही सोडियम गेट खुलते हैं तो ये एंट्री ऑफ द सोडियम गेट दूसरे सोडियम गेट को खोलता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक चीज होती है ऑटो कैटेलिस्ट, कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है। तो उसी तरह से बेटा इसमें क्या होता है कि लिटिल एंट्री ऑफ द सोडियम या एंट्री ऑफ द सोडियम काजेज द ओपनिंग ऑफ द मोर सोडियम, यानी जैसे वो सोडियम गेट खुलता है और सोडियम एंटर होता है, वो सोडियम क्या करता है कि वो सोडियम दूसरे सोडियम गेट को खोलने लगता है, और ये प्रोसेस आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा कि इसको हॉजकिंस साइकिल कहते हैं। दिस ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेट बाय द एंट्री ऑफ सोडियम इज कॉल्ड हॉजकिंस साइकिल। अब जब इसको स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, एक सर्टेन स्टिमुलस, तो इस सर्टेन स्टिमुलस पे सोडियम गेट की ओपनिंग होती है। अब जैसे अब इसमें क्या होता है कि सोडियम एंटर करने लगता है,
तो अब जैसे जैसे सोडियम, तो अंदर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और ये निगेटिव चार्ज जीरो की तरफ प्रोसीड करेगा और उसके बाद फिर ये पॉजिटिव की तरफ। तो जैसे बढ़ते बढ़ते ये सोडियम, जैसे जैसे सोडियम एंट्री बढ़ती है तो ये सोडियम, ये स्टिमुलस, ये माइनस वोल्टेज किधर प्रोसीड करता है, जीरो की तरफ, और फिर फर्दर प्लस की तरफ प्रोसीड करेगा। तो जैसे ही ये वोल्टेज चेंज होता रहता है, अब चूंकि चेंज हो रहा है इसीलिए इसको डीप, यानी बाहर पॉजिटिव, बाहर निगेटिव चार्ज होगा और अंदर पॉजिटिव, तो इसीलिए इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। यानी जब ये, तो अब क्या होता है, जैसे जैसे सोडियम, अब इतना सोडियम इसमें एंटर हो गया कि जैसे इसका वोल्टेज +35 पहुंचता है बेटा, इसके जो हमने बताया था कि इसमें न्यूरोफाइब्रिल होते हैं, और ये न्यूरोफाइब्रिल क्या करते हैं, ये न्यूरोफाइब्रिल बेटा, एक इस न्यूरोफाइब्रिल में एक वाइब्रेशन डेवलप होता है और वो प्रोसीड करता है, इसी यानी एक्शन शुरू हो जाता है, इसी स्टिमुलस का ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि स्टिमुलस शुरू कब होता है बेटा, +35 पर, ठीक है। तो इसका मतलब नर्व ट्रांसमिशन इज स्टार्टेड बाय द एंट्री ऑफ सोडियम आयन। नर्व ट्रांसमिशन के लिए सोडियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता, ठीक। और ये स्टिमुलस कब, कितने पर स्टार्ट होता है प्रोपेगेशन, +35 पर। तो -70 से ये होता है +35, तो ये क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नियरली 105, वैल्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज 105। अब ये 105, मगर इस 105 पर जब इसमें ट्रांसमिशन होता है तो सोडियम आयन की एंट्री बंद नहीं होती बेटा, ये इसके बाद भी इवन आफ्टर द +35 द एंट्री ऑफ द सोडियम आयन इज कंटिन्यूड, और ये जो अंदर वाला इनर चार्ज है ये +35 से बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, जब ये 85 पर पहुंचता है तो ऑल ऑफ सडन ये सोडियम गेट बंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि सोडियम एंट्री को चेक कर देता है ये। तो इस वैल्यू को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी वैल्यू ऑफ हाइपर पोलराइजेशन जो होगा बेटा, यानी हाइपर पोलराइजेशन कब स्टार्ट होता है, +85 पर हाइपर पोलराइजेशन, यानी +85 पर ये सोडियम गेट बंद होते हैं और नर्व ट्रांसमिशन इज स्टार्टेड बाय द सोडियम। और मगर इसके ऊपर जो ये रेस्टिंग पोटेंशियल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम नहीं बल्कि पोटेशियम, यानी पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो आउटर साइड पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो +30, वो +70 है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी अगर आपसे कभी ये पूछा जाता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन यानी रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, तो पोटेशियम। क्योंकि देखेंगे आपकी जब कि जैसे जैसे आप पीरियाडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो इसमें साइज बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे साइज बढ़ती है उसका मोमेंट कम होता है। क्या होता है, 85 पर पहुंचता है तो क्या होता है कि सोडियम गेट बंद होने लगते हैं। इसका मतलब कि जो डीपोलराइजेशन, जो आगे पोलराइज्ड स्टेज या अनपोलराइज, जब पोलराइज्ड स्टेज को आप आप डिनोट करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज और अंदर निगेटिव। मगर जब ये डीपोलराइज्ड हुई तो अंदर आपने देखा कि निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो अंदर पॉजिटिव चार्ज हुआ है डेवलप, तो ये पोलराइज्ड स्टेज डिनोट करेगा। यानी पोलराइज्ड स्टेट वाइल इट इज कन्वेइंग द इंपल्स। और फिर जब ये अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन करेगा तो फिर पॉजिटिव चार्ज ऊपर हो जाएगा और निगेटिव चार्ज अंदर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोडियम बाहर आ गए। तो ये क्या होगा, ये हो गया पोलराइज्ड स्टेज, डीपोलराइज्ड और इसको रीपोलराइज्ड, ये रीपोलराइज्ड स्टेज हो गई। ये क्या होगा टाइम अब ये, तो ये पोलराइज, ये क्या हो गया पोलराइज्ड स्टेज, डीपोलराइज, ये डिनोशन इसका होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं कि कौन सी कंडीशन, तो रीगेन किया इसने। तो ये जो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, तो रेस्टिंग यानी नर्व के लिए इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं बल्कि रेस्टिंग पोटेंशियल आप डिनोट करेंगे।
और ये रेस्टिंग पोटेंशियल क्यों डिनोट करेंगे कि इसको कहेंगे, क्योंकि इस पर क्या है, कोई भी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स नहीं हो रहा, और इसके लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल है पोटेशियम। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल में जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, उसमें क्या होता है कि लिथियम सोडियम, जैसे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम है, तो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो आयन की साइज बढ़ती जाती है। तो सोडियम चूंकि बिकॉज लार्जर इन साइज होता है, और इस लार्जर इन साइज होने की वजह से ये क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक्सोलेमा से दूर नहीं जा पाता, एक्सोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रहता है। इसलिए इसको, क्योंकि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है मोमेंट ऑफ आयन उसका कम होता है। तो चूंकि सोडियम से बड़ा किसका है, अगर आप टॉप ऊपर से नीचे चलें तो पहले लिथियम होगा, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटेशियम। तो पोटेशियम बिकॉज ऑफ बीइंग लार्जर इन साइज रिमेन नियर द, ये रह जाता है नियर द मेम्ब्रेन, और यही सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए, पोटेशियम, और डीपोलराइजेशन के लिए। अब ये जो ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ है वो ड्यू टू एंट्री ऑफ द सोडियम, यानी सोडियम आयन, ये जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, यानी इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड बाय, या द इम्पल्स इज स्टार्टेड बाय एंट्री ऑफ द सोडियम आयन। अब ये जैसे ही टर्मिनल एंड पर ये पहुंचता है, ठीक, अब ये टर्मिनल एंड पर हमने कहा, तो इसके एग्जाम के टर्मिनल एंड पर तमाम कैल्शियम चैनल होते हैं, और ये कैल्शियम चैनल, तो दिस जैसे ये ट्रांसमिशन सिनेप्टिक नाब पर पहुंच के करीब पहुंचता है, वो कैल्शियम आयन, यानी ये जो इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, तो दिस इम्पल्स ओपन्स द कैल्शियम चैनल एट द टर्मिनल, यानी रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे कि नॉर्मल एनेस्थेटिक जो होते हैं, जैसे लीडोकेन, प्रोकेन, जो नॉर्मल छोटे मोटे ऑपरेशन में जो लोकल एनेस्थेटिक डॉक्टर देता है, वो सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ठीक, सोडियम चैनल ब्लॉक। अगर हम इस सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा कि कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, और जब ट्रांसमिशन होगा तो ब्रेन इज अनअवेयर ऑफ द स्टिमुलस, ब्रेन तक वो स्टिमुलस पहुंचेगा नहीं, और जब पहुंचेगा नहीं तो कोई रिस्पांस आएगा नहीं, और वो आपको एहसास भी नहीं होता है। तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, जैसे लीडोकेन, प्रोकेन, ठीक। उसके अलावा सैक्सीटॉक्सिन भी है, वो भी चैनल ब्लॉकर है, ठीक। टेट्राहाइड, और एक जो ये पॉइजनस फिश होती है उससे जो पॉइजन निकलता है वो भी ये सोडियम, ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, तो अब क्या होता है कि जैसे ये ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ तो सोडियम आयन की एंट्री बंद नहीं हुई है बेटा, अभी सोडियम आयन कंटिन्यू एंटर कर रहा, और ये ट्रांसमिशन भी हो रहा, और जैसे ही ये ट्रांसमिशन या इम्पल्स पहुंचता है टर्मिनल एंड पर, ये क्या करता है कि कैल्शियम चैनल को खोल देता है। अब कैल्शियम इसके अंदर एंटर करने लगता है। अब इस कैल्शियम, ये एंट्री ऑफ द कैल्शियम, यानी नर्व ट्रांसमिशन, जब इस पर एंड पर पहुंचा तो उस एंड पर क्या हुआ, कैल्शियम, इसने दिस स्टिमुलस ओपन्स द कैल्शियम चैनल। अब ये कैल्शियम बिगैन टू एंटर, ये कैल्शियम आयन क्या करता है कि इसके सिनेप्टिक वेजाइकिल को सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज करा देता है, और फ्यूज कराने के बाद इसमें एक तो ये फ्यूज कराता है कैल्शियम आयन, और दूसरा काम ये करता है कि ये इसके सिनेप्टिक वेजाइकिल में एक प्रोटीन होती है सिनेप्टोवर्डिन, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ये डिस्ट्रॉय करता है तो ये केमिकल जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब कि एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयन काजेज द फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेजाइकिल एंड द न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज्ड। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर किस में आ जाएगा, आपके ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा। अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद इस जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं, जो जिधर से स्टिमुलस आता है उसको प्री सिनेप्टिक, और जो रिसीव करता है उसको पोस्ट सिनेप्टिक। तो जैसे ये फ्यूजन यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। अब इस एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से जब ये न्यूरोट्रांसमीटर पहले आएगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और इस पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब ये रिसीव करता है तो ये जो ट्रांसमिशन होता है, तो ये जो ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ये आपको आगे हम कल बताएंगे। एंड नाउ आई कंक्लूड माय लेक्चर। ठीक है, तो इट इज़ द मैटर ऑफ अब दूसरे
न्यूरॉन में ट्रांसमिशन कैसे होता है इसको हम कर हो गया सर।